नमस्ते एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी 133 यूनिट नंबर 11 चल रहा था, पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 2 को करते हैं। देखो, नागरिक समाज और उसकी आलोचनाएं आज हम पढ़ेंगे। नागरिक समाज की आलोचना 19वीं सदी के दो दार्शनिकों ने की है। पहला फ्रेडरिक हेगल और कार्ल मार्क्स ने। फ्रेडरिक हेगल के अनुसार नागरिक समाज आर्थिक आधुनिकीकरण व पूंजीपति वर्ग को सपोर्ट करता है, यानी आर्थिक आधुनिकीकरण और पूंजीपति वर्ग द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक उत्पाद है नागरिक समाज। नागरिक समाज के सदस्य बाजार की क्रियाओं से भी जुड़े रहते हैं तथा वे संपत्ति विनिमय यानी कि प्रॉपर्टी एक्सचेंज से भी संबंधित क्रिया करते हैं। संपत्ति विनिमय का मतलब है कि एक व्यक्ति अगर किसी कंपनी की ओनरशिप या अपनी मालिकाना हक किसी और व्यक्ति को दे दे, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी एक्सचेंज, संपत्ति विनिमय। तो नागरिक समाज के सदस्य संपत्ति विनिमय भी करते हैं। फ्रेडरिक हेगल ने नागरिक समाज को परिवार और राज्य क्षेत्र के बीच में बताया है। इनके अनुसार नागरिक समाज सार्वभौमिक अहमभाव, यूनिवर्सल इगोइज्म। दोस्तों, सार्वभौमिक अहमभाव का मतलब क्या है? दोस्तों, एक इंसान को सिर्फ अपने से ही मतलब रखना, वो कहलाता है यूनिवर्सल इगोइज्म के सिद्धांत पर आधारित है। नागरिक समाज के कारण समाज में हितों का संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अतः राज्य को पूरे समाज के हित का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और राज्य द्वारा नागरिक समाजों का निरीक्षण और उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। कार्ल मार्क्स क्या आलोचना करता है नागरिक समाज की, वो पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना ऑन द जूइश क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट में हेगल और जर्मन दर्शनवाद की आलोचना की है। मनुष्य को आधुनिक समाज का एक नागरिक तथा एक निजी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। देखो, इंसान को है ना दो रूपों में देखा जाता है, एक तो नागरिक के रूप में एज ए सिटीजन और एक निजी व्यक्ति के रूप में। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य सार्वभौमिक हितों की रक्षा के लिए नागरिक समाज पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। देखो, जो फ्रेडरिक हेगल था उसने बताया था कि नागरिक समाज पर कंट्रोल करेगा राज्य तभी बेहतर स्थिति हो सकती है, जबकि कार्ल मार्क्स कहता है कि एक लिमिट से ज़्यादा नागरिक समाज पर राज्य कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इसने जर्मन दर्शनवाद और फ्रेडरिक हेगल के नागरिक समाज के दर्शन संबंधी आलोचना की थी। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति के आधार पर नागरिक समाज को समझा जा सकता है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या होती है? दोस्तों, सामाजिक ज्ञान की एक ऐसी सब्जेक्ट जिसमें राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझा जाता है कि मतलब पूरी विश्व व्यवस्था में, वर्ल्ड सिस्टम में पूंजीवाद कैसे काम करता है, साम्यवाद कैसे काम करता है। ठीक है। कार्ल मार्क्स नागरिक समाज को स्वतंत्र क्षेत्र नहीं मानता है। नागरिक समाज वर्ग संघर्ष का स्थल बन जाता है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। अब दोस्तों, एंटोनियो ग्राम्सी ने क्या कहा है? इनके अनुसार नागरिक समाज संगठन की आवश्यकता का क्षेत्र है जिसके पास आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिसीजन लेने की उसके पास में क्षमता है, वह स्वतंत्रता की क्षमता होती है। इन्होंने नागरिक समाज को परस्पर संबंधित माना। प्रभावशाली वर्ग नागरिक समाज का उपयोग करके दूसरों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की रचना के दो मूल घटक हैं। पहला घटक है नागरिक समाज की संरचना का स्कूल, चर्च, क्लब, पत्रिकाएं, दल जैसी निजी संस्थाएं जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना को आकार देती हैं। नागरिक समाज की संरचना का दूसरा घटक है सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाएं, ठीक है, जैसे कि न्यायालय, पुलिस व सेना। तो नागरिक समाज का वर्चस्व विभिन्न समाजों और देशों में अलग अलग तरीकों से विद्यमान होता है। नागरिक समाज के बुद्धिजीवी लोग यानी इंटेलेक्चुअल पीपुल देश में नायकत्व या फिर आधिपत्य की हेजमनी की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। आधिपत्य क्या होता है? समाज के लोगों और समाज के जितने भी संसाधन हैं उन पर हक की स्थिति को ही क्या कहते हैं? हेजमनी यानी आधिपत्य स्थापित कर लेना। तो समाज में जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं ना, तो वो लोग कुछ समय के बाद में नायकत्व यानी आधिपत्य प्राप्त कर लेते हैं। ग्राम्सी के अनुसार रूस में राज्य सब कुछ था, वहां पर राज्य की चलती थी। नागरिक समाज और राज्य के बीच में उचित संबंध नहीं था। पश्चिम में राज्य और नागरिक समाज के बीच उचित संबंध था। जब राज्य की स्थिति कमजोर हुई तो वहां नागरिक समाज उभरता है। ग्राम्सी के अनुसार सभी राज्य औपीड़क शक्ति संरचना मतलब वो अपने नागरिकों पर बल का प्रयोग करती है, मतलब वो कोएर्सिव नेचर की होती हैं। ठीक है, कोएर्सिव नेचर, COERCIEV, कोएर्सिव नेचर की मतलब बल का प्रयोग करना। तो दोस्तों, औपीड़क होता है बल प्रयोग करना, जो बल का प्रयोग करती है।
तो गाइज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विभिन्न संदर्भों में नागरिक समाज व राज्य। मतलब दुनिया में नागरिक समाज, अलग अलग देशों में नागरिक समाजों की क्या स्थिति है। तो पूरी दुनिया में वर्तमान में लोकतंत्र का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसमें नागरिक समाज की भूमिका को लेकर चर्चा चलती है। नागरिक समाज की अवधारणा एक पश्चिमी अवधारणा है जो सामंतवादी बंधनों राजतंत्र व नागरिकों के राजनीतिक उद्धार से जुड़ी हुई है। दोस्तों पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, पश्चिमी यूरोप अन्यन्यता से अंतर्वेश। देखो हिंदी में काफ़ी कठिन है शब्द, इंग्लिश में समझते हैं। पश्चिमी यूरोप को कहेंगे अपन वेस्टर्न यूरोप, अन्यन्यता को कहते हैं अन्यन्यता वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस का मतलब उच्च गुणवत्ता का, हाई क्वालिटी का। इंक्लूसिव का मतलब, इंक्लूजन का मतलब अंतर्वेश या समावेश। तो 18वीं और 19वीं सदी में पश्चिमी यूरोप में नागरिक समाज ने मानव अधिकारों और राजनीतिक सहभागिता की मांग की थी। 20वीं सदी में नागरिक समाज ने अपने गतिविधि के क्षेत्र व क्षमता का विकास किया था। देखो पहले तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में नागरिक समाज की दो ही डिमांड थी। पहली बात तो राजनीतिक सहभागिता और स्वतंत्रता। दूसरा 20वीं सदी जब टाइम आगे बढ़ता है तो दोस्तों काफ़ी डिमांड और बढ़ जाती है कि हमारी ये भी समस्याएं हल करो आप समाज की। नागरिक समाज की गतिविधि के क्षेत्र भी बढ़ जाते हैं, उनकी क्षमता का विकास होता है। पहले सिर्फ नागरिक समाज के शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हिस्सा लेते थे, परंतु 20वीं सदी में मजदूर व किसान वर्ग भी नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी में शामिल हो गया था। नागरिक समाज की तीसरी अवस्था का आरंभ, पहली अवस्था 18वीं 19वीं शताब्दी में, दूसरी अवस्था 20वीं शताब्दी में, तीसरी अवस्था 1960 के दशक में चालू होती है। और नागरिक समाज ने नारी मुक्ति मतलब नारियों को शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु कुछ आंदोलन किए गए थे, उनको नारी मुक्ति आंदोलन कहते हैं, जो कि नागरिक समाजों ने चलाए थे। विद्यार्थियों की समस्याओं हेतु शांति और सुरक्षा पर्यावरण आंदोलन शुरू किए गए नागरिक समाजों के द्वारा। इन घटनाओं का राज्य तथा नागरिक समाज पर गहरा असर पड़ा था। पूर्वी यूरोप एक त्रिविध परिवर्तन की चुनौती। दोस्तों इस पॉइंट में अपन समझते हैं, पश्चिमी यूरोप में 20वीं शताब्दी में हुए सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तनों को तीन अवस्थाओं में समझा जा सकता है। पहली अवस्था है तानाशाही से लोकतंत्र की ओर राजनीतिक परिवर्तन। तो दोस्तों यूरोप के कुछ देशों में तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप थी, वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई 20वीं शताब्दी में। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं गाइज, राज्य केंद्रित अर्थव्यवस्था का बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। मतलब दुनिया के कुछ देशों में दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था या फिर बंद बाजार जैसी अवधारणा प्रचलित थी, वहां पर प्राइवेट कंपनीज को नहीं आने दिया जाता था। तो कुछ समय बाद में उन्हीं देशों में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बदल गई। ठीक है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बन गई। मतलब ये है कि वहां पर मुक्त उद्यम की अवधारणा आ जाती है। ठीक है, वहां पर प्राइवेट कंपनीज अपना व्यापार कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के विघटन के कारण राज्य का परिवर्तन। पूरी यूरोप में नागरिक समाज ने समय के साथ में अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। पहली है, नागरिक समाज की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों पहला कारक या पहला फैक्टर क्या है इसकी सफलता का, नागरिक समाज अगर सही समय पर सही कार्यवाही करता है तो उसको सक्सेस मिलता है। दूसरा सफलता कारक, समाज के सभी वर्गों का समावेश अगर होता है तो भी नागरिक समाज को सफलता मिलती है। दोस्तों तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप सामाजिक पूंजी पर वाद विवाद। दोस्तों सामाजिक पूंजी क्या होती है? देखो सामाजिक पूंजी मतलब सोशल कैपिटल। हमारी कई इंसानों से दोस्ती है, तो दोस्ती के कारण दोस्तों कई बार हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट काम बन जाते हैं ना कई बार। तो दोस्ती को ही एक संसाधन माना जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? सामाजिक पूंजी। अमेरिका में 1990 के दशक में प्रतिनिधित्व सरकार के संबंधों की चर्चा राजनीतिक संस्कृति व नागरिक समाज के साथ की गई। मतलब अमेरिका में जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, इसने जो भी कानून नियम बनाए उनका अमेरिका की संस्कृति व नागरिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह चर्चा चली थी 1990 में। तो अमेरिकी राजनीति रॉबर्ट पटनम ने सामाजिक पूंजी सामाजिक नेटवर्क स्वस्थ संघीय जीवन में नागरिक समाज के योगदान को महत्वपूर्ण माना है। रॉबर्ट के अनुसार 1960 के दशक में अमेरिका में सामाजिक पूंजी का क्षरण या कटाव या इरोजन आई थी, यानी कि सामाजिक पूंजी में कमी आई थी 1960 के दशक में। मतलब लोग अपने ही घरों में बैठकर टीवी वगैरह देखते रहते थे, इंटरनेट चलाते रहते थे। ठीक है, तो नागरिक समाज में सामाजिक पूंजी का क्षरण हुआ था। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ।
उन देशों की बात की जाएगी जो कभी ना कभी गुलाम रही थी। तो जैसे कि उत्तर औपनिवेशिक देशों में 1980 और 90 के दशक में नागरिक समाज को पुनः जीवित यानी रिवाइव किया गया। नागरिक समाज को वहां पर पहले तो दब गया था, जब वो देश गुलाम थे ना, तब वहां पर नागरिक समाज की अवधारणा दब गई थी। लेकिन जब वो लोग आज़ाद हुए, जैसे कि लेटिन अमेरिका के कुछ देश हैं, ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे आदि देशों में तानाशाही शासन स्थापित हो गया था। कुछ ताकतवर लोगों ने राजनीतिक व आर्थिक रूप से आम जनता पर दबदबा स्थापित किया। सैनिकों ने अत्यधिक जनता का दमन किया। वह आम इंसानों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया। 1980 के दशक में इन देशों के तानाशाहों यानी लेटिन अमेरिका के जो देश हैं वहाँ पर तानाशाहों का राज हो गया था और उन पर कुछ समय बाद में विदेशी कर्जा भी चढ़ गया था। तो जनता में भी इनके विरुद्ध भारी असंतोष था। फलतः लेटिन अमेरिका के देशों में स्वैच्छिक संघों का निर्माण हुआ। इन्हीं को दोस्तों नागरिक समाज कहा गया। पूरी यूरोप में भी तानाशाही शासन जनता की आवश्यकता व उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे थे। फलतः वहाँ पर भी नागरिक समाज की अवधारणा लोकप्रिय हो गई। पूरी यूरोप का मतलब है जहाँ पर स्लोवेनिया है, जहाँ पर पोलैंड है, यूक्रेन है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है यूरोप का? पूर्वी यूरोप, ईस्टर्न यूरोप कहलाता है। वहाँ पर भी तानाशाही शासन स्थापित हो गया था, ठीक है। और कुछ समय बाद में वहाँ पर नागरिक समाज है वो बनने चालू हो गए थे। तो ये जो तानाशाही राज्य थे ना, यहाँ पर न तो अर्थव्यवस्था अच्छी थी और न ही यहाँ पर लोकतंत्र का विकास हो रहा था। तो 1980 के दशक में विकासशील देशों में नए सामाजिक आंदोलनों ने तत्कालीन विकास के मॉडल को चुनौती दे दी थी। नागरिक समाज के राज्य विरोधी आंदोलन, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में होते थे, खुले में होते थे, पब्लिक डोमेन में या पब्लिक स्फेयर में होते थे, मतलब गुप्त रूप से इनकी कोई मीटिंग नहीं होती थी। नागरिक समाज के नेताओं के सामने कुछ चुनौतियां होती हैं, जैसे कि संस्कृति से विविधता से संबंधित। एक ही नागरिक समाज में काफ़ी धर्म के, काफ़ी संस्कृति के लोग होते हैं, तो ये एक चुनौती होती है नागरिक समाज के सामने। और कई बार सदस्यों के बीच में आम सहमति नहीं बन पाती है, तो ये भी एक प्रकार की चुनौती है नागरिक समाज के सामने। अब भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के संदर्भ में सुदीप्त कविराज ने नागरिक समाज के लिए 3 चिंताएं बताई हैं। पहली चिंता है राज्य और उसकी संस्थाओं को तेजी से विकास करने हेतु जरूरी समझा गया। दूसरी चिंता सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन एक समान होते हैं। जो सामाजिक जीवन है ना, उसके विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन एक समान होते हैं एवं वे एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट, पूंजीवादी व साम्यवादी देशों ने दुनिया के गरीब व विकासशील देशों को आधुनिकता एवं विकास का रास्ता दिखाया है। अब रजनी कोठारी नागरिक समाज को राज्य के एक विकल्प के रूप में देखते हैं, ठीक है। अगर राज्य अच्छे से काम नहीं करता है तो उस देश में सिविल सोसाइटी नागरिकों के भलाई के लिए काम करती है। गुरप्रीत महाजन ने नागरिक समाज के बारे में कहा है कि वे स्वतंत्रता, नागरिकता, संसाधनों तक समान पहुंच व राजनीतिक सहभागिता की रक्षा करेंगे। आंद्रे बेंतेई के अनुसार किसी राज्य में धर्मनिरपेक्षता व लोकतंत्र को बढ़ावा देता है नागरिक समाज। ये व्यक्तिगत स्वायत्तता यानी कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी व स्वतंत्रता को भी प्रोत्साहन देते। यहाँ पर जिस भी देश में नागरिक समाज होता है आंद्रे बेंतेई के अनुसार, तो वहाँ पर दोस्तों एक इंसान को काफ़ी आज़ादी, स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राजेश टंडन के अनुसार नागरिक समाज 3 प्रकार से भारत में राज्य के सामने चुनौती प्रस्तुत करता है। पहला है नागरिक समाज संगठित व असंगठित क्षेत्रों के हितों की रक्षा करके उनका सशक्तिकरण करता है। नागरिक समाज राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार की नीतियां व कार्यक्रमों का विरोध करने हेतु जन आंदोलन करता है नागरिक समाज। तो इस तरह से भी राज्य के सामने एक चैलेंज प्रस्तुत करता है। तीसरा, नागरिक समाज किसी राज्य में उपस्थित राजनीतिक दलों, निर्वाचन प्रक्रिया व स्थानीय निकायों यानी कि लोकल बॉडीज की प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाकर उन पर नियंत्रण रखता है नागरिक समाज। नागरिक समाज 6 प्रकार का होता है, वो पढ़ लेते हैं। राज्य से अलग नागरिक समाज, यानी कि नागरिक समाज कहता है कि हमें अलग से आप क्षेत्र दो, हमें कुछ नियम कायदे हमारे लिए अलग से बनाओ, छूट दो हमें, तो वो प्रकार का नागरिक समाज। दूसरा प्रकार का नागरिक समाज राज्य के विरुद्ध नागरिक समाज। तीसरा, राज्य के समर्थन में नागरिक समाज। चौथा, राज्य के संवाद यानी राज्य के डायलॉग में नागरिक समाज, राज्य से परस्पर डायलॉग करता रहता है नागरिक समाज। पांचवा, राज्य के साथ नागरिक समाज। और अगर नागरिक समाज
पूरी दुनिया के इंसानों की भलाई करता है, उस प्रकार के नागरिक समाज को कहते हैं वैश्विक नागरिक समाज। तो आई होप ये चैप्टर नंबर 11 आपको समझ में आएगा, बीपीएससी 133 का। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।